दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अमित सेठी, एक्स फार्मा एग्जीक्यूटिव श्रीगंगानगर से। और मेरा जन्म जो हुआ है वो राजस्थान के एक छोटे से शहर श्रीगंगानगर से हुआ है। और मैं बड़ी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे जो फादर हैं वो LIC के अंदर डेवलपमेंट ऑफिसर थे, अभी वो रिटायर हैं। और हम 2 भाई और 1 बहन है। और जो मेरा बचपन है बिल्कुल ही आप ये सोचिए कि मिडिल क्लास में से गुजरा। और कुछ ज्यादा सपने नहीं होते थे, कोई ज्यादा बड़े हमारे पास, क्योंकि पैसा नहीं था तो हमारे पास ड्रीम्स बहुत छोटे थे। तो इस तरह से हमने अपनी परवरिश शुरू करी, हमने अपना पढ़ाई लिखाई शुरू किया। मैं हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा लिखा हूँ और मैंने ग्रेजुएशन करी। 1995 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। उसके बाद मैंने लॉ भी करी। लेकिन मेरा जो ड्रीम था छोटा सा था, वो पहले तो मेरा ड्रीम था कि MBA करूं, फिर मेरा ड्रीम बना कि डॉक्टर बनूं। लेकिन मैं पढ़ाई में ज्यादा अव्वल नहीं था, मैं हमेशा सेकंड क्लास में ही पास होता था। खेलकूद में मेरा ज्यादा रुझान रहता था। तो मैंने 1995 में ग्रेजुएशन करते ही जॉब पे लग गया। एज ए मेडिकल रैप मैं जॉब पे लग गया। और जॉब में लगने के बाद जो सबके साथ होता है वही मेरे साथ होने लगा। सुबह काम, शाम को काम, रात को बस फैमिली के लिए टाइम नहीं, बस अपना काम काम काम। हमारा काम यूं ही चल रहा था। और 5 साल मैंने इसमें काम किया। और काम करने के बाद सन 2000 में मेरी शादी हो गई। और शादी होने के बाद फिर आपको पता है, जहां पे पहले टाइम नहीं था उसके बाद और टाइम की शॉर्टेज आने लगी। काम करते गए। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि दवा प्रतिनिधि का रोल क्या रहता है। हमारा रोल होता है डॉक्टर्स के पास जाना और उनको अपनी मेडिसिन के बारे में बताना। तो ऐसे ही मैं अपना काम करते करते डॉक्टर्स के पास गया। तो एक डॉक्टर ने मेरे को बिठा लिया और उसके बाद मेरे साथ उन्होंने कॉन्टैक्टिंग स्टार्ट करी और मेरे को घर पे इनवाइट किया। मैं घर पे चला गया, उन्होंने मेरे को बिजनेस प्लान बता दिया। अब जब बिजनेस प्लान बताया, और जो मेरी उस टाइम पे तनख्वाह हुई करती थी वो 5 से 7 हजार होती थी। तो मेरे को लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, इतने पैसा मैं नहीं दे पाऊंगा। और मैंने उनसे जाते जाते पूछ लिया कि कौन सी कंपनी है, कहाँ की कंपनी है। तो उन्होंने मेरे को बोला अमेरिका की कंपनी है। मैंने उनको बोला कि चलो कल मैं सोच के आपको बताता हूँ। मैं घर पे आया। घर पे आके हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं, मेरे ताया जी हैं, मेरी बुआ जी हैं, जो अमेरिका में ही रहती हैं। तो मैंने पापा से भी बात करी और पापा ने फोन पे मेरी अमेरिका में बात करवाई। और मैंने उनसे पूछा कि ये जो कंपनी है ये इसका स्टेटस क्या है। तो उन्होंने मेरे को जो बोला वो उन्होंने मेरे को बोल दिया कि ये तो वहां की भागी हुई कंपनी है, तो तू इन चक्रों में मत पड़ जाना। और मैंने सोचा कि चलो, ये मेरे ताया जी तो इतने सालों से, करीब 30 साल से वहां पे रह रहे हैं, उनको वहां का पता होगा। तो मैंने उनकी बात मान ली। तो हमारे क्या दवा प्रतिनिधि में हमारी एक लिस्ट होती है जिसको डॉक्टर लिस्ट बोलते हैं। तो उस डॉक्टर लिस्ट में से मैंने उस डॉक्टर का नाम हमेशा के लिए काट दिया। मैंने कहा ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना उनकी कॉल करने जाऊंगा और ना वो मेरे को ज्वाइन करा पाएंगे। तो इस तरीके से मैंने उनका नाम लिस्ट में से काट दिया और मेरी फिर वापस से अपनी नौकरी शुरू हो गई। तो 2001, 2002, 2003, 2004 में मेरी कंपनी बंद हो गई। फिर मैं फ्रेंचाइजी में अपनी एक कंपनी लेके आया, 2 साल उसमें काम किया, वो कंपनी भी बंद हो गई। फिर उसके बाद 2008 में करीब ऐसे चलते चलते 2008 में मैंने अपनी कंपनी खुद की लॉन्च करी। जब और लॉन्च करने के बाद वहां पे मैंने एक जो प्रोडक्ट बनाया, वो एक प्रोडक्ट ऐसा बन गया कि जो गंगानगर की मैंने जो लिस्ट बनाई थी, उस लिस्ट में, डॉक्टर की लिस्ट में, वही डॉक्टर का नाम वापस मैंने डाल दिया। और सोचा कि अब इतने साल हो गए, कहां पे 2001 में उन्होंने मेरे को बताया था, अब 2008 आ गया, तो 7 साल में उन्होंने कंपनी छोड़ दी होगी या वो भूल गए होंगे कि उन्होंने भी मेरे को बिजनेस प्लान बताया था। तो मैं 2008 में वापस उनके पास चला गया। और जब मैं उनके पास गया, जाके मैंने उनको अपना प्रोडक्ट बताया, तो उन्होंने मेरा प्रोडक्ट लिखना शुरू कर दिया। करीब 1-2 महीने तक उन्होंने मेरा प्रोडक्ट लिखा। लिखने के बाद फिर उन्होंने मेरे को वापस कॉल किया। मैं उनके घर पे गया, उन्होंने जाके मेरे को वही वापस बिजनेस प्लान बता दिया। अब देखिए, उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा, उन्होंने मेरे को वापस बिजनेस प्लान बताया। लेकिन इस समय कंडीशन कुछ अलग थी। अब कंडीशन क्या थी, वो मेरा प्रोडक्ट लिख रहे थे। तो क्या होगा, मेरा डॉक्टर के साथ रिलेशन खत्म हो जाएगा और फिर वो मेरा प्रोडक्ट लिखना बंद कर। ओनली 995। तो मैंने उनको ऑब्लिगेटरी वाइज ज्वाइन कर लिया। अब मैंने तो ज्वाइन कर लिया, अब रोज उनका कॉल आने लगा, अमित आज यहाँ मीटिंग है, अमित आज वहां मीटिंग है, आज सर को वहां आना है, आज सर को वहां आना है। और सेम जो एक दवा प्रतिनिधि की आदत होती है वही मैं करने लग गया। मैं उनको बोलता आज मैं टूर पे हूं, आज मैं वहां पे हूं, आज मेरा मैनेजर आया हुआ है, आज मेरी क्लोजिंग है। तो मैं ऐसे करके उनको हमेशा टालता रहा। लेकिन 3 महीने बाद दिसंबर 2008, मेरे को आज भी याद है क्या हुआ, वो उन्होंने मेरे को फोन किया और फोन करके बोला अमित कल कहाँ है। तो मैंने उनको बोला कि कल तो मेरा मैनेजर आ रहा है, मेरे को तो उसके साथ में ज्वाइंट वर्किंग है। तो उन्होंने कहा कल तो संडे है। मैंने कहा अच्छा वो संडे है, वो मेरा मतलब है वो मंडे को आ रहा है, तो मंडे की उसके साथ वर्किंग है। तो क्या फिर ठीक है, कल ऐसे कर संडे को मेरे साथ एक मीटिंग में चल। अब फिर अगेन 3 महीने से तो मैं उनको बोल ही रहा था, टाल रहा था। तो मैंने अब इस बार सोचा चलो एक बार जा ही आते हैं, 3 महीने में एक बार जाना कोई बुरी बात थोड़ा। बहुत बड़ा फंक्शन दिखाया, करीब वहां पे 10 से 15 हजार लोग थे। और वहां पे जाके
तो लेकिन वहां पे जो डायमंड स्टेज पे आ रहे थे वो कुछ ना कुछ बोल रहे थे, वो कहीं ना कहीं माइंड के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड में जा तो रहा था, लेकिन मैं एक्साइटेड नहीं हो पा रहा था। इतने में एक डायमंड आए, वो डायमंड जो, क्योंकि मैं तो पहली बार ही देख रहा था, मुझे ये भी समझ नहीं थी डायमंड क्या होते हैं, लेकिन उन्होंने जब स्टेज पे आए तो उनके आंखों पे काला चश्मा लगा हुआ था और वो व्हाइट बोर्ड भी लगा हुआ था, उस पर आके कुछ वो लिखने लगे, उन्होंने कुछ समझाया। तो मैं सोच रहा था कि रात का टाइम है, 8 बज गए और उन्होंने आंखों पे काला चश्मा क्यों लगाया हुआ है। तो इतने में वो बोले कि मैं इस बिजनेस को जब ज्वाइन किया था उसके बाद मैं एक एमरल्ड लेवल पे पहुंचा और मेरी शुगर हाई हो गई, तो मेरी आंखों की रोशनी चली गई और फिर मेरी दोनों किडनियां भी खराब हो गई, मैं डायलिसिस पे हूँ। ये जो लाइन है ना, ये मेरे को आज भी याद है। अब मैंने सोचा कि वो इंसान जो अंधा है और वो बोर्ड पे प्लान शो कर रहा है, तो मेरी आंखों में से आंसू निकलने लगे और मेरे को ये समझ में आया कि एक्चुअल में अंधा वो नहीं है, अंधा मैं हूं, क्योंकि मेरे पास तो आंखें थी और मैं देख नहीं पा रहा था और उनके पास आंखें नहीं थी और वो देख पा रहे थे। तो वो लाइन मैंने पकड़ ली। उसके बाद क्या हुआ मुझे पता ही नहीं। उसके बाद वो प्रोग्राम खत्म हो गया। जब हम वापस आ रहे थे तो डॉक्टर साहब ने बस के अंदर सभी नए लोगों को एक एक करके बुलाया और उनसे पूछा कि आपको ये फंक्शन कैसा रहा, कैसा लगा और आप क्या डिसीजन लेके आए। तो मेरी बारी आई तो मैं स्टेज पे गया, बस के अंदर जो बना हुआ था वहां पे मैंने उसको बोला डॉक्टर साहब को कि डॉक्टर साहब प्रोग्राम तो अच्छा था, मैं जो डिसीजन लेके आया हूँ शायद हो सकता है आपको बुरा लगे। पहला मैंने डिसीजन ये लिया है कि मैं बिजनेस को बिल्ड करूंगा और दूसरा ये है कि मैं इस बिजनेस में अब अगले फंक्शन में तब आऊंगा। और तीसरा मैंने ये कहा कि आज के बाद मैं आपकी कॉल नहीं करूंगा। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कॉल नहीं करूंगा, इसका मतलब क्या हुआ। मैंने कहा देखिए मैंने जो ज्वाइन किया था ना, फिर मैंने वहां उनको सच बोल दिया कि मैंने एमवे इसलिए ज्वाइन किया था कि आप मेरा प्रोडक्ट लिख रहे थे और मैं नहीं चाहता था कि मैं मना करूं और मेरा प्रोडक्ट बंद हो जाए, तो मेरे को क्या होगा, मेरे को नुकसान हो जाएगा। तो आज के बाद मैं आपकी कॉल नहीं करूंगा, आपको मिलने नहीं आऊंगा, आपके चैम्बर में तो आऊंगा लेकिन कभी बैग लेके नहीं आऊंगा, कभी प्रोडक्ट का नहीं बोलूंगा। आपको लिखना हो तो लिखना, नहीं लिखना तो मत लिखना। क्योंकि आज आपने जो मेरी आंखें खोली हैं, आज आपने जो मेरे को बिजनेस दिखाया है, वो आपने मेरे को करोड़ों का व्यापार करना सिखा दिया और कहा मैं हजारों में फंसा हुआ था। कुछ 1000 रुपए के पीछे मैं लाखों का नुकसान कर रहा था। वहां से मैं डिसीजन लेके जब वापिस आया तो मेरे को नहीं पता कि बिजनेस कैसे करना है और मैंने घर आके अपनी वाइफ को इतना ही बोला था कि मैंने जस्ट एमवे कंपनी ज्वाइन करी है। अब इनको ये नहीं पता कौन से प्रोडक्ट है, हालांकि मेरे को ही नहीं पता था कि कौन से प्रोडक्ट है। तो मैंने एक टाइम निकालना शुरू किया क्योंकि हमारे मेडिकल रैप में क्या होता है, शाम को 6 बजे के बाद हम फ्री होते हैं, कोई काम नहीं होता, कभी इस डॉक्टर के पास कभी उस डॉक्टर के पास, ऐसे ही रिलेशन बिल्ड करते रहते हैं। तो शाम को 6-7 बजे मैं जब फ्री हो जाता तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं 1-आधा घंटा डॉक्टर साहब के पास घर में जाऊंगा और उनसे सीखूंगा कि बिजनेस को कैसे किया जाए। तो मैं रोज उनके घर में जाने लग गया। ये मेरे को रोज डांटने लगे कि आप पहले उधर काम कर रहे हो, फिर शाम को हमारे लिए टाइम नहीं देते, आप वहां जाके बैठ जाते हो। तो मैंने कहा नहीं, मैं 1 घंटा तो जाया ही करूंगा। लेकिन वो 1 घंटा बैठे बैठे वहां मेरे को एंजॉय आने लग गया, वहां पे मैं सीखने लग गया। वहां पे कोई भी आता था मैं एक्साइटेड हो जाता था, मैं थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू किया। तो रात को 10-10 बजे तक भी मैं वहीं बैठा रहता होता था। तो इस तरह से करके मेरी बिजनेस की शुरुआत हुई और जनवरी 2009 के अंदर मैंने बिजनेस को पैशनेटली करना शुरू कर दिया। बाद लगातार, क्योंकि यहाँ से फंक्शन हमेशा बाहर होते थे, कभी चंडीगढ़, कभी लुधियाना, कबी दिल्ली, और हमारी बस हमेशा लेट पहुंचती थी। हमेशा हम खड़े होकर फंक्शन देखते थे या नीचे बैठ के देखते थे। इस तरह से कारवां चलता गया। उसके बाद ब्रांड न्यू सिल्वर बने। मेरी टीम के अंदर 1 महीने बाद ही एक्साइटमेंट आ गया कि अमित ने ब्रेक कर लिया, सिल्वर चला गया तो हम भी सिल्वर जाएंगे। तो मेरी टीम में भी एक ने सिल्वर ब्रेक कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हम गोल्ड गए, नेक्स्ट हम प्लैटिनम गए, प्लैटिनम के बाद प्लैटिनम फोरम हमें मिला, हम दोनों गए। और इन द मीनवाइल प्लैटिनम तक मैडम ने मेरे साथ काम नहीं किया। ये सिर्फ मेरे को इतना ही बोलते थे, ठीक है आप काम करो, मेरे पास टाइम नहीं है। क्योंकि 2008 में जब मैंने ज्वाइन किया था तब ये प्रेग्नेंट थी। और आगे की स्टोरी थोड़ा सा मैडम आपको बताएंगी। मैं जो मेरा काम था वो मैंने किया, उसके बाद का जो है वो मैडम आपको बताएंगी। मैडम ने मेरे को कैसे साथ दिया, कैसे उन्होंने मेरे को मोटिवेट रखा, क्योंकि इनकी कंडीशन ऐसी थी वो मेरे साथ में काम नहीं कर सकती थी। तो इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। आज हम जिस भी लेवल पे हैं इनके कारण ही है। आज जो बिजनेस की जो बैकबोन है वो मैडम ही है। तो आगे मैं इनवाइट करना चाहूंगा मैडम रूही सेठी को। नमस्कार सभी को, मेरा नाम रूही है। बाय प्रोफेशन मैं एक एकेडमिशियन हूँ और मेरा क्वालिफिकेशन MBA PhD है और लगभग 20 साल से मैं टीचिंग प्रोफेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़ी हुई हूँ।
मेरा जन्म एक छोटे से शहर अबोहर पंजाब में हुआ। जैसे बचपन सबका आम घरों में जिस तरह से होता है, मेरा भी एक आम घर में परवरिश हुई। माता पिता बिल्कुल अनपढ़ थे, कोई ड्रीम नहीं थे, कोई बड़े बड़े सपने हमें नहीं दिखाए जाते थे। इनफैक्ट हमारे घर में तो जो पढ़ाई का स्तर है, एजुकेशन लेवल जिसको बोलते हैं, वो बहुत ही लो था। और ज्यादातर क्योंकि जिस जमाने के हम पैदा हुए थे उस जमाने में लड़कियों को बहुत ज्यादा पढ़ाई करने की छूट नहीं दी जाती थी। लेकिन मेरी माँ को हमेशा ये लगता था कि क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं करी है, वो चाहती थी कि उनकी बेटी पढ़े। तो उन्होंने बहुत मुश्किल से पैसे इकट्ठे करे और मुझे एक बहुत अच्छे स्कूल में उन्होंने एडमिशन कराया। आज भी उस स्कूल का नाम है, इंग्लिश मीडियम क्रिश्चियन स्कूल था वो, कॉन्वेंट स्कूल था वो, जहां पर जाके मैं पढ़ाई किया करती थी। और बहुत स्ट्रगलिंग फेजेस थे वो, क्योंकि हर महीने फीस देना, रिक्शा की फीस देना, स्कूल के खर्चे बियर करना। पर मेरी मदर हमेशा कहीं ना कहीं से पैसे निकाल के रखती थी, जोड़ के रखती थी, ताकि वो मेरे स्कूल की फीस भर सके। आपको ये सुनकर भी शायद अचंभा होगा कि मैं जब स्कूल में पढ़ा करती थी तो मेरे जो पिताजी थे उनको ये तक नहीं पता था कि मैं एक बॉयज वाले स्कूल में पढ़ती हूँ, को एजुकेशन स्कूल में पढ़ती हूँ। मुझे याद है एक बार वो मुझे स्कूल से लेने आए, 10वीं क्लास की मैं पढ़ाई कर रही थी उस समय, और हमारे स्कूल में एक फंक्शन था जिसमें हम लेट हो गए थे फंक्शन में। तो मेरे पिताजी मुझे जब लेने आए वहां पे, उन्होंने देखा कि लड़के भी पढ़ते हैं स्कूल में, तो उन्होंने कहा कि कल से ये स्कूल नहीं जाएगी, लड़कों वाले स्कूल में नहीं जाएगी। तो मेरी माताजी ने यही कहा मेरे पिताजी को कि इतने साल से ये पढ़ाई कर रही है, आज तक कभी इसकी कोई शिकायत नहीं आई है स्कूल से, तो आप इसको अब क्यों हटाते हैं, आप इसकी पढ़ाई पूरी होने दें। तो इस तरह से बहुत ही स्ट्रगलिंग फेस रहे हैं हमारे। और फिर बहुत छोटी एज में मेरे जो फादर थे उनको कार्डियक प्रॉब्लम थी, हार्ट की प्रॉब्लम थी, और उनको जब मैं 10वीं क्लास में थी तो हार्ट की सर्जरी उनकी हुई। तो घर में जितना भी बचत थी वो उनकी सर्जरी में लग गई और बहुत मुश्किल से घर का गुजारा चल रहा था। परंतु ड्रीम्स वाली जो चीज थी वो कभी भी हमारे अंदर घर में या हमारे माता पिता के द्वारा हम में नहीं डाली गई। स्ट्रगलिंग फेज में हमारा बचपन बीता, कॉलेज भी किसी तरह से पूरा करा, और लगभग कॉलेज खत्म करते करते में मेरी शादी हो गई थी। जब मैं शादी करके यहाँ गंगानगर में आई तो यहाँ पे इनका जो लिविंग स्टाइल था वो बिल्कुल हमारे घर से डिफरेंट था, क्योंकि सन 2000 में मेरी शादी हुई और सन 2000 में ये मेरे हस्बैंड जो है वो कार अफोर्ड किया करते थे, मतलब इन्होंने अपनी खुद की गाड़ी ले रखी थी। और मुझे बहुत खुशी होती थी ये देख के कि कितना अच्छा लाइफस्टाइल है। अपने घर में तो मैं कभी शाम को घर से बाहर भी नहीं निकली थी, रात कैसी होती है, रात की रोशनी कैसे होती है मैंने नहीं देखी थी। लेकिन यहाँ पर शादी होने के जस्ट दूसरे दिन बाद ही हम घूमने के लिए गोवा चले गए, और वो भी बाय एयर। तो अच्छा लगता था, एक बंदिशों में जो एक लड़की बड़ी होती है और अचानक से उसे इतना कुछ मिल जाता है तो उसको तो ऐसे लगता है जैसे पूरी दुनिया ही उसकी मुट्ठी में आ गई है। परंतु क्योंकि मैं सिर्फ ग्रेजुएट करके शादी मेरी हो गई थी तो मेरे मन में सिर्फ इतना था कि मैं आगे की पढ़ाई भी अपनी करूं, क्योंकि शुरू से पढ़ाई के साथ मैं जुड़ी हुई थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से ये बात करी कि मुझे अपनी पढ़ाई करनी है आगे। तो उस समय उसी साल ही गंगानगर में एक नया कॉलेज खुला था, MBA का कॉलेज। तो क्योंकि मेरे नंबर अच्छे थे ग्रेजुएशन में, मेरा उस कॉलेज में दाखिला हो गया, MBA कॉलेज में। अक्टूबर में हमारी शादी हुई और दिसंबर में मैंने कॉलेज दोबारा से ज्वाइन कर लिया। 2 साल तक मैंने MBA करी और फिर मैंने अपने आप को PhD डिग्री के अंदर एनरोल करा लिया। इन बिटवीन मेरी एक बड़ी बेटी जो है वो पैदा हुई 2002 के अंदर, और जिंदगी अच्छी चल रही थी। मैं जॉब में अच्छा MBA करते ही मुझे जॉब भी ऑफर हो गई, मैंने जॉब करनी शुरू कर दी और अच्छा चल रहा था सब। बच्ची थी, घर अपना था, हस्बैंड क्योंकि शुरू से ड्रीमर थे तो उन्होंने इनकम भी अपने लिए एक अच्छा सोर्स क्रिएट कर रखा था इनकम का, और मुझे भी क्योंकि जॉब ऑफर हो गई थी तो मैं भी जॉब कर रही थी और दोनों मिलकर अच्छा एक इनकम कमा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सब सपने अब पूरे हो रहे हैं। और समय बीतता गया। 2008 के अंदर जब मैं दूसरे अपने बेटी के साथ प्रेग्नेंट थी तब ये एमवे बिजनेस ज्वाइन करके आए, लेकिन इन्होंने घर पे आके कभी भी मेरे साथ बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करी एमवे को लेकर। इन्होंने कभी ऐसा नहीं बताया कि मैंने बिजनेस ज्वाइन करा है, इससे पैसा आता है। बस थोड़ा हिंट दिया कि मैंने ऐसे ऐसे करके कोई कंपनी ज्वाइन करी है। ये कंपनी का नाम एमवे था और एमवे के कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं न्यूट्रिशन के,
जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरी डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप ऐसे करके अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप आयरन, कैल्शियम, ये सब दवाइयाँ जो प्रोडक्ट्स हैं वो न्यूट्रिशन के एम्बे के लीजिए। तो मैं इनसे कहने की बजाय, मेरे पड़ोस में कोई एम्बे डिस्ट्रीब्यूटर थे, मैंने उनसे कहा कि भाभी आप मुझे आयरन, कैल्शियम एम्बे का मंगा दीजिए। तो इस तरह से देखिए मेरी शुरुआत, जो मेरा एक एसोसिएशन है एम्बे का, वो घर से ना होकर घर पे ज्वाइन करा हुआ था। इनके पास अपना डिस्ट्रीब्यूटरशिप था, लेकिन मैं बाहर से प्रोडक्ट्स ऑर्डर किया करती थी। तो मैं यहाँ पे एक मैसेज देना चाहूंगी कि अगर हमारे इंडियन कल्चर में बहुत बार ऐसा होता है कि हस्बैंड कुछ काम करते हैं तो अपनी वाइफ को उस काम से दूर रखते हैं, कई बार इन्वॉल्व नहीं करते हैं। तो अगर हस्बैंड अपने घर पे सबसे पहले तो ये चीज शेयर करेंगे कि क्या कंसेप्ट है, क्या बिजनेस है, क्या प्रोडक्ट्स हैं, कैसे पैसा आता है, तो हो सकता है जो लेडीज हैं वो जल्दी एसोसिएटेड हो जाए बिजनेस के साथ। ठीक है जी, कोई बात नहीं, मेरी प्रोडक्ट्स आ गए घर पे और 2009 में मेरी बेटी का जन्म हुआ और उस समय हम एम्बे बिजनेस में ही थे, क्योंकि 2008 की हमारी ज्वाइनिंग है, परंतु 2008 के अंदर कोई मैं तो विशेष काम कर ही नहीं पाई, मैं प्रेग्नेंट थी उस समय पे। 2009 में जब मेरी बिटिया पैदा हो गई तो मैं फिर से बिजी हो गई बच्चे के साथ, और मैंने 3 महीने के बाद जॉब भी जब रीज्वाइन कर ली तो मेरी जॉब भी थी और मेरे 2 बच्चे भी थे। तो मेरे पास एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज था कि मैं आपके साथ कोई और काम या जॉब के अलावा अगर आप मुझे कहीं जाने आने के लिए कहते हैं तो मैं बिल्कुल भी समय उसके लिए नहीं निकालूंगी। हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, ये बात किया करते थे एम्बे की, ये बात किया करते थे कि एम्बे के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन जॉइंट फैमिली में आप सबको शायद पता होगा कि बहुत सारी परेशानियां भी होती हैं, अच्छाइयां भी होती हैं और कुछ परेशानियां भी होती हैं। तो जॉइंट फैमिली एक्सेप्टेंस नहीं देती थी, महंगे हैं प्रोडक्ट कहकर, वो हमेशा रिजेक्ट कर देती थी, इग्नोर कर देती थी कि बाजार से जो सामान आता है हम उसी को ही इस्तेमाल करेंगे, ये आपके महंगे वाले प्रोडक्ट हम यूज नहीं करेंगे। और मेरे भी बच्चे छोटे थे तो मैंने भी बहुत ज्यादा कभी फोर्स नहीं करा। और जैसे आपको सेठी जी ने अभी बताया कि जब ये 2009 में डॉक्टर साहब के घर जाया करते थे, शुरू में 1 घंटा वहां बैठते थे, फिर 2 घंटे, 4 घंटे, तो इनकी लगभग सारी शाम डॉक्टर साहब के घर पे निकलती थी, जो हमारी अपलाइन है। और मेरे को क्योंकि उस समय बच्चे छोटे थे तो इनकी शाम को जरूरत हुआ करती थी कि ये मेरी कुछ मदद करें, पर ये कभी भी मेरे पास अवेलेबल नहीं थे शाम के वक्त। आप सोचें जब एक लेडी को जरूरत होती है अपने हस्बैंड की, तो उस समय अगर हस्बैंड साथ ना दे तो मुझे चिढ़ मचने लग गई थी एम्बे बिजनेस से। मुझे ऐसे लगता था कि जो आप एक काम कर रहे हैं बहुत है, मैं नौकरी कर रही हूँ, आप अपना काम कर रहे हैं, हम दोनों मिलकर जब अच्छा कमा रहे हैं तो तीसरे काम की हमें जरूरत नहीं है। तो ऐसे करके, परंतु ये अपनी जिद के शुरू से ही पक्के रहे हैं, इन्होंने बिजनेस को नहीं छोड़ा, ये बिजनेस करते रहे, परंतु मुझे कभी भी इन्होंने इन्वॉल्व नहीं करा। इन्वॉल्व इसलिए नहीं करा क्योंकि मेरी इच्छा ही नहीं थी कभी इन्वॉल्व होने की। ये मेरे से बात करते थे और मेरी बात में करंट आता था, मेरे मुंह से जो मेरी वाणी है, मेरी बोली है ना, वो ऐसी होती थी कि बस आप दूर ही हो जाओ, मेरे से इस टॉपिक पर बात नहीं करें। अच्छी बात ये रही कि घर के अंदर एक वातावरण बनना शुरू हो गया, क्योंकि ग्रुप बनना शुरू हुआ तो लोग भी आने शुरू हो गए और माहौल भी एम्बे का हमारे घर में धीरे धीरे बनना शुरू हो गया। बुक्स के माध्यम से, सीडीज के माध्यम से, वो सीडी बजती कमरे में होती थी लेकिन उसकी आवाज जो है वो धीरे धीरे मेरे कानों में आती थी, और आवाज कानों में आने से मुझे भी नहीं पता लगा कि कब मैं एम्बे बिजनेस के प्रति पॉजिटिव होनी शुरू हो गई, कब मैं जो एक हमेशा चिड़चिड़ी रहने वाली एक लेडी थी जिसको हमेशा कमियां ही नजर आती थी एम्बे में, वो चीजें अब मुझे अच्छी लगने शुरू हो गई, मुझे एम्बे की बातें अच्छी लगनी शुरू हो गई। मेरा सबसे बड़ा कंस्ट्रेन एम्बे करने में यही रहा है कि मैंने एमबीए करा, फिर मैंने पीएचडी करा। 2010 के अंदर मुझे पीएचडी अवार्ड हो गई और मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि एमबीए कर लिया है, पीएचडी कर लिया है, तो जो पढ़ाई थी वो हमेशा मेरे आड़े आ रही है एमबे बिजनेस को करने में। पढ़ाई लिखाई ज्यादा करने के बाद कई बार मेंटल ब्लॉक्स आ जाते हैं। मुझे ऐसे लगने शुरू हो गया था कि मैं टीचिंग के साथ ही कंफर्टेबल हूँ, टीचिंग प्रोफेशन के साथ, ये साबुन तेल बेचने का काम मैं नहीं कर सकती, ये मुझे सूट नहीं करता है। और ये मेरा सबसे बड़ा एक्सक्यूज रहा है हमेशा एमबे बिजनेस को करने में। जैसे सेठी जी ने आपको बताया, सिल्वर लेवल तक ही अकेले गए, गोल्ड लेवल तक ही अकेले गए, प्लैटिनम लेवल तक ही अकेले गए। तो मैं इसलिए नहीं साथ दे पाई क्योंकि मैं इस कंसेप्ट को कभी अडॉप्ट ही नहीं कर पाई कि साबुन तेल बेचने से भी कभी पैसा आ सकता है।
ये कर रहे थे काम, और मैं हमेशा इनको लड़ाइयां ही होती थी हमारे घर में एमवे बिजनेस को ना करने के। मेरे पास हजारों कारण थे, और ये शाम को क्योंकि अपलाइन के घर में रहा करते थे तो मुझे अपलाइन से भी चिढ़ मचनी शुरू हो गई थी कि वो सारा दिन बिठाए रखते हैं, उनको पता नहीं क्यों एक शब्द हम यूज करते हैं ना, मुझे अपलाइन ऐसा लगता था कि जैसे ये हमारे अच्छे खासे संबंधों को खत्म करने में लगी हुई है, हस्बैंड वाइफ के बीच में ये दरार डाल रही है। तो ऐसी फीलिंग मुझे आया करती थी। और उस दौरान हमारी जो अपलाइन है उनका एक ALS फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई हुआ था, और वो उस ट्रिप पे जा रहे थे, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि वो जा रहे हैं। मुझे ऐसे लगता था कम से कम ये जो हफ्ता वो बाहर जा रहे हैं, तो वो एक हफ्ता कम से कम ये घर पे टाइम पे आएंगे और हम लोगों को टाइम देंगे। देखिए, ये मेरी सोच थी, जब तक मैं इस कंसेप्ट को समझी नहीं थी, जब तक मुझे ये पता नहीं था कि एमवे बिजनेस क्या है और ये हमें क्या दे सकता है। एक अच्छा वातावरण रहा घर के अंदर, बुक सीडीज का माहौल रहा, एक गाना भी है ना, ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, तो वही चीज मेरी भी रही है इस जर्नी में। मैं भी ना करते प्यार एमवे से कर बैठी, माहौल की वजह से, एसोसिएशन की वजह से, सिस्टम की वजह से, संगत की वजह से। तो धीरे धीरे इच्छा नहीं होती थी, फिर भी मीटिंग्स में जाती थी हस्बैंड को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए। और अच्छी बात ये, सपोर्ट करने के पीछे कारण क्या था? कारण ये था कि पैसा आना शुरू हो गया था, और जो पैसा है ना जी, वो सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है। क्योंकि ये बिजनेस, मुझे भी नहीं पता चला कब ये आपका बिजनेस, मतलब ये तुम्हारा बिजनेस है, तुम ही संभालो, तुम्हारे से ये हमारा बिजनेस हो गया, और हमारे से ये मेरा बिजनेस हो गया। मुझे ऐसे लगने शुरू हुआ कि अरे इसमें तो बहुत अच्छे पैसे आते हैं, और इन पैसों से हम अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े जो अपने ड्रीम्स है वो पूरे कर सकते हैं। हमारा जो पहला ट्रिप क्वालिफाई हुआ, प्लैटिनम फॉरम दिल्ली इरोज होटल के अंदर हम रुके। वो बहुत ही बढ़िया होटल, 5 स्टार होटल था। पहली बार हम 5 स्टार होटल में गए, और जैसे सीडीज में हम सुना करते थे कि लोग कैसे एंजॉय करते हैं 5 स्टार होटल्स में जाकर, मुझे तो पहली बार जब मैं 5 स्टार होटल में गई तो मुझे डर लगा, क्योंकि इससे पहले कभी देखा नहीं था 5 स्टार होटल कैसा होता है, वहां पर क्या एटिकेट्स आपको दिखाने होते हैं, खाना कैसे खाना होता है। तो मैं कंफर्टेबल कभी नहीं थी बाहर। जब फॉरेन ट्रिप्स पे भी हम गए पहली बार, हमारा पहला जो फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई हुआ ऑस्ट्रेलिया में हुआ, तो मैं कंफर्टेबल कभी भी नहीं थी, क्योंकि मुझे डर लगा करता था। आप पढ़ाई लिखाई करके ना अपने आसपास एक सोफिस्टिकेटेड सी दीवार खड़ी कर लेते हैं, पर अंदर से आप क्या हैं, क्या सोचते हैं, आप अंदर से कई बार खोखले होते हैं। तो एमवे बिजनेस में आने के बाद हमने प्रैक्टिकली जीना शुरू करा, लाइफ को प्रैक्टिकली एंजॉय करना शुरू करा, उन चीजों को, उन जो सपने हम सोचा करते थे हमारे लिए कि कभी पूरे होंगे, वो सब चीजें हमें जब मिलनी शुरू हुई तो फिर धीरे धीरे हमें मजे आने शुरू हो गए, और पैसा तो आ ही रहा था। प्लैटिनम तक इन्होंने बिजनेस अकेले बिल्ड करा। फाउंडर प्लैटिनम ऑनवर्ड्स जो मेरा सपोर्ट रहा, वो 100% सपोर्ट रहा इस बिजनेस के लिए। मैंने खुद चार्ज लिया बिजनेस का, मैं खुद प्लान शो करा करती थी, मैं खुद डेमोन्स्ट्रेशंस के लिए जाया करती थी। मेरे बच्चे अभी भी छोटे थे, लेकिन फिर भी मैंने अपने बिजनेस को कभी इग्नोर नहीं करा, मैंने इसको भी प्रायोरिटी बना के रखा। और मैं यहाँ पे जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं उनको ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके जो भी एक्सक्यूज रहे हैं, आप कितनी भी नेगेटिव अप्रोच रखते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू से लेके जितनी भी बातें बताई, मैं कभी भी पॉजिटिव नहीं थी एमवे बिजनेस को लेकर, मैं कभी भी एमवे बिजनेस करना नहीं चाहती थी, लेकिन माहौल जो था उसने मुझे कब बदला मुझे भी नहीं पता चला। और जब सपने पूरे होने शुरू हुए, छोटे सपने, तो एक आस, एक फेथ आना शुरू हुआ कि अगर छोटी चीजें हमें मिल रही है तो बड़ी भी मिलेंगी। तो फिर से मैं यहाँ रिक्वेस्ट करना चाहूंगी हर किसी से कि आप अगर इस बिजनेस के साथ कनेक्ट हो गए हैं तो आप इसको समझें कि ये बिजनेस क्या है, आप अंडरस्टैंड करें, और फिर आप देखें कि कैसे आप इस बिजनेस के अंदर अपना समय डालेंगे, कैसे समय निकालेंगे पहले तो, और किस तरह से समय डालेंगे ताकि आज जो आप समय डाल रहे हैं, कल वो समय आपके लिए आपके सारे सपनों को पूरा करने की हिम्मत रखता है। आगे बिजनेस किस तरह से बिल्ड हुआ, मैं अब अपने हस्बैंड को यहाँ पे दोबारा से इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी, वो आपको बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने इस बिजनेस को बिल्ड करा। जैसे कि इन्होंने सारा कुछ वैसे तो क्लियर कर ही दिया है, पर मैं थोड़ा सा और चीज ऐड करना चाहूंगा कि देखिए, मैं बचपन से ड्रीमर रहा हूं, और
मेरे पापा एक बारी मेरे ताया जी को मिलने अमेरिका गए थे, तब मैं 3-4 साल का हुआ करता था और मैं उनको वापस लेने के लिए मैं और मेरी मम्मी दोनों दिल्ली एयरपोर्ट पे गए थे। तब मैंने बचपन में पहली बार, मेरे ख्याल से 4 साल की एज होगी, उस टाइम पहली बार मैंने एरोप्लेन देखा था। तो वो मेरे कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में चला गया कि मेरे को भी हवाई जहाज की यात्रा करनी है। और फिर जब मेरे पापा आए थे तो मेरे लिए छोटे छोटे कारों वाले खिलौने लेके आए थे। छोटी सी स्पोर्ट्स मॉडल कार होती थी इतनी सी, तब उस वक्त इंडिया में सिर्फ 2 ही कारें चलती थी, फिएट और एम्बेसडर। लेकिन वो जो कार लेके आए थे वो स्पोर्ट्स मॉडल होती थी। मैं सारा दिन उस स्पोर्ट्स मॉडल कार को चलाता रहता था और ये सोचता था कि एक दिन मेरे पास भी आएगी। अब देखिए 1995 में जब मैं बिजनेस के अंदर आया, मैंने अपना नौकरी के अंदर आया, तो मैंने सबसे पहले मेरा जो ड्रीम बना था वो ये था कि मेरी शादी होगी ना तो वो मेरी कार पे होगी, मैं अपनी खुद की कार लेके आऊंगा। तो मैंने इतनी मेहनत करी जॉब के अंदर, 1995 से लेकर 1998 में मैं अपनी खुद की सेकंड हैंड कार लेके आया, क्योंकि नए के लिए तो पैसे नहीं थे। तो सेकंड हैंड कार कौन सी लाया? छोटी कार नहीं लाया, बड़ी कार लेके आया। उस टाइम पे एक ही बड़ी कार चलती होती थी, मारुति की एस्टीम कार, वो मैं लेके आया और उसी पे शादी करके मैं डोली को घर लेके आया, है ना। तो अब मेरा ड्रीम ये था कि अब सेकंड हैंड कार से, क्योंकि सेकंड हैंड वो कार खराब हो गई, फिर मुझको किसी कारणवश उसको बेचना पड़ा, तो मैंने नई कार ली 2007 के अंदर, पहली अल्टो कार ली। और वो भी कार लेने के लिए जो 3-3.5 लाख की कार थी, मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मैंने इधर उधर से लोन लिया और 25,000 रुपया सिर्फ एडवांस में दिया। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? ये इसलिए बता रहा हूँ कि 95 से काम करते करते 2007 तक मेरे पास 25,000 रुपये भी कैश नहीं थे कि मैं उसको डिपॉजिट करा के अच्छी सी गाड़ी ले सकूं। तो 2007 में मैंने वो अल्टो कार ली। फिर मैंने काम शुरू किया, 2008 में मैंने एमवे ज्वाइन कर ली, उसके बाद मैं सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम गया। मैंने इतना काम किया कि 2000 प्लैटिनम बनते ही, और जब मैं फाउंडर प्लैटिनम की रेस में था, तब मैंने हुंडई की वर्ना कार जो करीब 12 लाख रुपए की थी वो मैंने ली, नई कार ली। अब अल्टो से उस पे जब वर्ना पे आया तो मेरे को खुद को एक विश्वास हो गया कि नहीं, अगर एमवे करने के बाद अगर इतना कुछ चेंज हो सकता है तो लोग, अगर मैं लोगों को बताऊंगा तो लोगों की भी तो गाड़ियां चेंज होंगी, लोगों के भी तो घर चेंज होंगे, उनको भी तो पैसा आएगा। तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। फिर मैंने और काम किया। 2012 में मैं पहला ALS मिला, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया गए वहां पे जाके लीडर्स से मिले, घूमे। हमारी फैमिली में कोई भी आज तक कभी ऑस्ट्रेलिया में नहीं गया था, लेकिन हम पहली बार जब ऑस्ट्रेलिया गए वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आना जाना खाना पीना रहना सब फ्री, तो बहुत मजा आया। तो एक ड्रीम से दूसरा ड्रीम बनता है। फिर नेक्स्ट जो हमारा ड्रीम था पेरिस जाने का, वो पेरिस में भी हम गए। फिर उसके बाद हमने जितने भी ALS आते गए वो सारे के सारे हम क्वालिफाई करते गए। साथ साथ हम टीम के ऊपर काम कर रहे थे, पैशनेट होके काम कर रहे थे। और ऐसे चलते चलते 2012 में जब फाउंडर गया तो उसके बाद एक ही ड्रीम बना था कि एमरल्ड जाना है। अब एमरल्ड के लिए गोल तो लगा दिया, लेकिन थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में चले गए। फाउंडर प्लैटिनम हर साल मेंटेन हो रहा था, हर साल हम फॉरेन ट्रिप ले रहे थे, पैसा अच्छा आने लग गया था, फार्मा से अच्छा आ रहा था, इसके कॉलेज से पैसा अच्छा आ रहा था। तो मेरे को लगा ही नहीं कि हमें कुछ और करना चाहिए। तो करते लेकिन अब मेरे बच्चे भी कहने लगे, पापा हर साल आप इतना बड़ा पोस्टर घर में लगा देते हो कि आप ब्रांड न्यू एमरल्ड इस साल बन रहे हो, इस साल भी नहीं बने, अगले साल भी नहीं बने, अगले साल भी नहीं बने, उससे अगले साल भी नहीं बने, तो आप बनोगे कब? या सिर्फ ऐसे ही आप चेंज कर रहे हो डेट? तो मेरे को लगा कि अगर बच्चे मेरे को ऐसा बोल रहे हैं तो अब बच्चों के लिए ही करके दिखाना पड़ेगा। उसके बाद मैंने काम करना शुरू किया। मैंने इतना डट के मेहनत करी अपनी पहली टीम के ऊपर, दूसरी टीम और तीसरी टीम को साथ लेकर के काम करना शुरू किया। इतना काम किया कि 2019 और 20 के अंदर, 2018 और 19 के अंदर हम ब्रांड न्यू एमरल्ड गए। अब ब्रांड न्यू एमरल्ड गए तो उसमें पैसा बहुत आता है, आप सभी को पता है। तो पैसा जब आया तो और फेथ बढ़ गया, रिकॉग्निशन बढ़ गई। तो उसके बाद कोविड का टाइम आ गया। कोविड में बिजनेस सभी का डाउन गया, मेरा भी बिजनेस डाउन गया, लेकिन फिर हमने हिम्मत नहीं हारी, फिर पैशनेट होकर लग गए। हमने अंताल्या ट्रिप क्वालिफाई किया, टर्की का ट्रिप क्वालिफाई किया, सारे ट्रिप क्वालिफाई किए। लेकिन फिर मेरा ड्रीम तो वही था कि बड़ी कार लेके आनी है, बड़ी कार लेके आनी है और एमरल्ड को रिक्वालिफाई करना है। तो हमने अपने लिए एक टारगेट रखा कि रिक्वालिफाई करेंगे और बड़ी गाड़ी लेके आएंगे हम। लेकिन वही चीज कि जब आप एक डिसीजन लेते हो और काम करना शुरू करते हो तो परिस्थितियां आपके अगेंस्ट हो जाती हैं कई बार। तो चैलेंजेस बहुत आए। चैलेंजेस बताने के लिए मैं यहाँ नहीं आया, मैं सिर्फ होप दिलाने आया हूँ कि चैलेंजेस जितने मर्जी हो आप उनको ओवरकम करके आगे जा सकते हैं। तो मैंने उसी साल अपना टारगेट कंप्लीट किया और एक ब्रांड न्यू कार, जो मेरी ड्रीम कार थी, जिसको मैंने पोस्टर 3 साल से अपने कमरे में लगा रखा था, वो लेके आया। और मेरे पूरे खानदान के अंदर ऐसी गाड़ी आज तक किसी ने भी नहीं खरीदी जिसकी कॉस्ट करीब 25 लाख रुपए। अब सोचिए 25 लाख की, कहां पे मेरे पास 25,000 रुपए नहीं थे एक अल्टो गाड़ी के लिए और कहां पे मैं ये वाली गाड़ी लेके आया। यहां पे मैं आपको एक होप देना चाहता हूं कि आप अभी जिस भी लेवल पर हैं,
अगर आपके पास एक सपना है, अगर आप काम कर रहे हैं और राइट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो आपको आपकी मंजिल तक जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अब एमवे में पैसा कब आया? मैं जब सिल्वर गया था तब 35,000 का मेरे को चेक मिला था, लेकिन आज कोर प्लस आने के बाद में जो इंसान सिल्वर जा रहा है, आज उसको चेक 80,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक का चेक आ रहा है। आप देखिए कितना पैसा बढ़ चुका है। कोर प्लस आने के बाद पूरी टीम में मोमेंटम आ चुका है ना। BFI, BBI और ये CSI, इनके द्वारा टीम में हजारों नए लोग आ रहे हैं जो BFI के लिए फाइट कर रहे हैं, BBI के लिए फाइट कर रहे हैं। मेरी टीम में इसी साल में एक फाउंडर प्लैटिनम जा रहे हैं नए, 2 फाउंडर प्लैटिनम पहले ही हैं। कितने प्लैटिनम है, कितने गोल्ड है, सिल्वर है, बहुत सारे, बहुत बड़ी टीम हो चुकी है। और हर लोग अपने अपने सपनों के लिए काम कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी अपलाइन मेरी सपोर्ट कर रही है और एज ए अपलाइन मैं लोगों की सपोर्ट कर रहा हूं। हम सबका एक ड्रीम है, हम सब बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट करें और बहुत लोगों की जिंदगियों को चेंज करें। वो पैसा कमाना चाहते हैं, हम कमाने में उनकी मदद करें। मैं आपको सिर्फ इतनी सी होप दे रहा हूं, अगर आप इस बिजनेस को सीरियसली बिल्ड कर रहे हैं तो कुछ छोटे छोटे काम आपको करने पड़ेंगे। पहला है, आप अपलाइन की सबमिशन में रहें, जैसा वो कह रहे हैं वैसे करते रहिए, क्योंकि उन्होंने किया हुआ है, वो आपको गलत राय नहीं देंगे। दूसरा है, एजुकेशन सिस्टम बनना है तो मेडिकल कॉलेज जाना पड़ेगा, आपको एडवोकेट बनना है तो लॉ कॉलेज जाना पड़ेगा, आपको तैराकी सीखनी है तो स्विमिंग कॉलेज जाना पड़ेगा, आपको क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट एकेडमी जानी पड़ेगी। कहीं पर भी अगर आपको कामयाब होना है तो आपको उस फील्ड से रिलेटेड आपको एकेडमी ज्वाइन करनी पड़ेगी और वहां से सीखना पड़ेगा। इवन साइकिल चलाना भी अपने हमको सीखना पड़ता है। आपको इनकम आएगी, आपकी जनरेशन में जाएगी, तो यहाँ पे सीखना तो जरूरी है ही। और यही मैं करता था। मैं स्टार्टिंग में, मेरे को प्लान दिखाना नहीं आता था, मैंने उसको सीखा। मैं वहां जाके बैठ जाता था, अपने अपलाइन के घर में जाके सिर्फ बैठ जाता था और देखता रहता था वो क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। मैं खुद आगे प्रैक्टिस करता होता था। तो सेम चीज आप भी कीजिए। अगर आपने इसको अपना बिजनेस बना लिया, और जो बंदा स्टार्ट करता है वो दिमाग लगा के स्टार्ट करता है, लेकिन पहुंचना दिल से होता है। आज हम बिजनेस को दिल से बिल्ड कर रहे हैं। अगर आप दिमाग से दिल तक जितनी जल्दी पहुंचेंगे, आपका बिजनेस उतनी जल्दी क्रिएट होगा और बहुत जल्दी आप बहुत बड़ी सक्सेस पालोगे। थैंक यू।